Hello students, welcome in the lecture of complex number। पिछले क्लासेज में हम लोग मॉडुलस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ मॉडुलस। तो आज के क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस के रिगार्डिंग और फिर हम आर्ग्यूमेंट के भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन भी करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो मॉडुलस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो कहाँ पे करते हैं, आर्गेन प्लेन में। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है आपका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x1 प्लस i/1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 एंड दैट इज x2 प्लस i/2। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है कितना, p से लेके q तक के डिस्टेंस को हम लोग pq ऐसे डिनोट कर रहे हैं। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। तो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। सो लेट z1 is a complex number that is x1 plus i/1 and z2 is another complex number that is x2 plus i/2, then modulus of z1 minus z2 is the distance between z1 and z2। ओके, z1 और z2 दो जो पॉइंट्स हैं जिनको हम नंबर्स से के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उन पॉइंट्स को उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और वो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 निकालोगे यहाँ से, दैट इज नथिंग बट रूट अंडर ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। क्योंकि जब आप z1 माइनस z2 निकालते हैं तो कितना आएगा, z1 यदि गिवन है z2 गिवन है तो z1 माइनस z2 कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 माइनस x2 प्लस i/2 और ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z1 माइनस z2 कह रहे हैं। तो z1 माइनस z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस कितना होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे कि एक एग्जांपल में से देखिए कि जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z1 इज इक्वल टू -1 प्लस i, ओके, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4i। ओके, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है -1 प्लस i और दूसरा है कितना, 4 प्लस 4i। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस बिटवीन z1 z2। so that is nothing but distance is modulus of z1 minus modulus of z2, that is the distance between these two complex number and that is modulus of -1 plus i minus 4 plus 4i and that is equal to modulus of -1 minus 4, that is -5 and i minus 4i, that is plus minus 3i and that is equal to square root of -5 square plus minus 3 square and that is equal to the square root of 25 plus 9 and that is equal to root under of 34। so that is the distance between these two कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर 34 है, ये हम निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, हमें
Z1 माइनस Z2 कर देना है पहले तो, और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी जो यूजेज हैं वो किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे नोट कर लेंगे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग, और उनमें से पहला जो है वो है कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू k where k is greater than equal to 0 represent an equation of circle having center at origin and radius k, that is modulus of z k के बराबर है। इसका मतलब होता है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर और जो ओरिजिन है उनके बीच में डिस्टेंस k है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट लेता हूँ z, ओके, और ये पॉइंट है 0, दैट इज कॉल्ड 0 प्लस 0i। ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, 0 प्लस 0i कहते हैं। ठीक है ना, ओ से डिनोट कर रहा हूँ मैं अभी, और ये p पॉइंट है उसको मैं z कह रहा हूँ। तो z है और ये क्या है, 0 है, तो z माइनस 0 का मॉडुलस k है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं p और o, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, k का डिस्टेंस है। ठीक, लेकिन अभी यदि मैं इस OP लाइन को मूव कर दूं इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं बात, तो एक्चुअली मतलब z जो है वो एक सिंगल पॉइंट नहीं रह गया, अब ये वेरिएबल हो गया। इन सभी पॉइंट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, z, दैट इज z इज नॉट अ सिंगल पॉइंट, z इज अ वेरिएबल पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमेशा कोई भी पॉइंट जो इस सर्कल पे है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, हमेशा k के ही बराबर है। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यदि इक्वल टू 0 होगा, यदि मैं लिख दूं मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट z इक्वल टू 0 प्लस 0 है। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पॉइंट को, ओरिजिन को, एंड पॉइंट इज आल्सो ए सर्कल ऑफ रेडियस 0। यदि मैं लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, इज ए सर्कल of radius 5 having origin as a center। और इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 5 की यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पे अभी आप ध्यान से देखिए कि जैसे ये डिस्टेंस 5 है ओरिजिन से, और इसको इस तरीके से आप घुमा देंगे तो एक सर्कल बनेगा कितने रेडियस का, 5 रेडियस का, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन सब का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना रहने वाला है, 5 रहने वाला है। एंड सो द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 5, दैट इज कोई भी पॉइंट जो z है इसके ऊपर, उसमें तो मॉडुलस ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 5, ऐसे समझिए। तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिन से उन सभी पॉइंट्स जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं उन सब का डिस्टेंस कितना है, 5 के बराबर है। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस वी कैन आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू k है, इसमें यदि मैं लेट कर लूँ कि z x प्लस आई वाई है, ठीक है, तो इसको यदि मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू k के अंदर मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k, एंड दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अब ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जब सर्कल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस k
हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। ये वैसे भी सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला इक्वेशन। जब हम 2D ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जैसे आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू के रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल of radius k having center at z0। z0 सेंटर है और k रेडियस के सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल यदि मैं लिख दूं मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस i इज इक्वल टू 3, तो ये जो है वो एक सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 हैविंग सेंटर 1 प्लस आई सेंटर है। जैसे इसको मैं फिगर में भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि 1 प्लस आई पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 1 प्लस आई पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। दिस इज नथिंग बट 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए जेड नॉट है, ठीक है। और कितने रेडियस का, 3 रेडियस का, ठीक। 3 रेडियस का सर्कल बनाना है मुझे, तो जैसे मैं यहाँ पे 3 रेडियस ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस 3 ले लेता हूँ, और फिर क्योंकि इसी को मुझे यहाँ पे घुमा देना है, ठीक है ना, इस तरीके से सपोज, है ना। तो जितने भी सेंटर थोड़ा सा जो है वो इधर समझिए, ये वाला पॉइंट 1 प्लस आई है, तो जो भी पॉइंट्स इस सर्कल पे होंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, दैट इज जेड माइनस जेड नॉट। कितने के है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, जेड नॉट इज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन है वो इस सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्रिकली भी एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है कि मॉडुलस को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 upon z minus z2 is equal to 1 represent equation of perpendicular bisector of the line joining the points z1 and z2। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है z1 और दूसरा पॉइंट है z2 और किसी आर्गन प्लेन में, तो इसको जोड़ने वाला ये लाइन था। इसके मिड पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होगा उसका इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, दैट इज इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू 1, and that simply implies that mod of z minus z1 equal to mod of z minus z2। मतलब z कहाँ लाई करने वाला होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन का, उसका डिस्टेंस z1 से जितना होता है उतना ही डिस्टेंस z2 से होता है, तो ये और ये डिस्टेंस, तो इसको हम क्या करेंगे, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2। तो ये पॉइंट मान लीजिए p है, ये q है और ये a है, तो AP AQ के बराबर रहता है, AP इज इक्वल टू AQ। यदि ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी बराबर रहने वाला है, मान लीजिए B हो गया, तो Z जो होगा वो क्या होगा, इस पाथ पे लाई करने वाला होगा, दैट मींस Z मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द
लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो इस तरीके से ये जो तीन है उनको हमें याद रखना है अच्छे तरीके से कि किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट z1 एंड z2। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको समझ के हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हम पिछले क्लास में कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पिछले क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज let z1 and z2 are two complex numbers, then modulus of z1 plus z2 must lie between modulus of mod z1 minus mod z2 to mod z1 plus mod z2। okay, and this law is called triangle inequality। ठीक है ना, इस लॉ को क्या कहते हैं? ट्राइंगल इनइक्वालिटीज कहते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। वेक्टर्स में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनका जो मॉडुलस होता है वो हमेशा मॉड ए प्लस मॉड बी और मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के बीच में रहता है। ठीक है, एंड एज वी ऑल्सो नो दिस फैक्ट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वेक्टर में रूल्स फॉलो अप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फॉलो अप होंगे। ठीक है ना, सेम ही बात है। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला या आप इसको कह सकते हैं जो रूल है वो रूल कहाँ से आया है उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मैं दो तरीके से प्रूव करूंगा। एक तो अलजेब्रिक प्रूव करूंगा अलजेब्रिक तरीके से, और दूसरा ज्योमेट्रिकल तरीके से ट्राइंगल के अंदर जो लॉ है उसको यूज करते हुए वेक्टर रूल से। ठीक है, तो पहला जो मैं अलजेब्रिक तरीके से इसको प्रूव कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो z1 है वो है r1 cos θ1 प्लस i sin θ1। ओके, दिस इज z1 and the z2 is r2 cos θ2 plus I sin θ2। that is the polar form of कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये जो है वो पॉइंट मान लीजिए z1 है, ये r1 और ये एंगल है θ1। दूसरा पॉइंट है z2, ये डिस्टेंस r2 दैट इज मॉडुलस ऑफ z2 r2 है, मॉडुलस ऑफ z1 r1 है और ये एंगल है θ2। ठीक है, तो ये जो एंगल बीच में बनेगा वो हो जाएगा θ1 माइनस θ2। दिस एंगल, ओके, दिस इज नथिंग बट θ1 माइनस θ2। दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q। इस तरीके की बातें कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग यदि z1 प्लस z2 निकालें, z1 प्लस z2, तो ये हो जाएगा r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 प्लस I टाइम्स r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2। इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका मॉडुलस निकालते हैं सबसे पहले। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इतना आएगा, और वो थोड़ा सा इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इसके अंदर रखेंगे तो वहां से हम देखेंगे ये आता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है, आप करके देख लीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करिए और फिर लिख करके देखिए कितना आएगा। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड z1 प्लस z2 होगा, वो कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि cos जो होता है ना, cos ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाइक बिटवीन -1 to +1। तो इसकी वैल्यू जब 1 होगी ना तो ये अपने मैक्सिमम पे होगा। दैट मींस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड z1 प्लस मॉड z2 के बराबर हो जाएगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दिस। दैट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की मिनिमम वैल्यू ये है। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन इजीली प्रूफ इट। तो हम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम कब होगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2।
तो वो यहाँ से देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 is maximum when cos of theta 1 minus theta 2 is equal to 1, and that means theta 1 minus theta 2 must be equal to 0. cos 0 1 होता है, ठीक है। आप चाहे तो 2 पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है तो इनके बीच का जो एंगल है वो हम लिख रहे हैं कि 0 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पे होगा, और इसका मतलब ये हो जाता है कि उस केस में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड z1 प्लस z2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, and that is nothing but equal to root under of r1 plus r2 whole square, and that is equal to r1 plus r2, और r1 कितना है, मॉड z1 है, और r2 किसको बोलते हैं, मॉड z2 को, है ना। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को मैं क्या लिख रहा था, r1 ऑफ cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, तो r1 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1, और r2 क्या है, मॉडुलस ऑफ z2, डिस्टेंस है ओरिजिन से z2 पॉइंट का, दैट इज r2, एंड r1 इज आल्सो मॉड z1, ओके। तो ये हमें पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। अब ये मिनिमम कब होगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, जब cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होगा, माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो cos की जो वैल्यू होती है वो तो -1 to +1 ही होती है, तो यहाँ -1 रख दें, तो इस वाले में से पॉजिटिव में से कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी। जब ये -1 होगा तो -1 से तो कम हो नहीं सकता, तो इसलिए हम लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 is minimum when cos of theta 1 minus theta 2 is minus of 1, and that means theta 1 minus theta 2 is equal to pi, and so minimum of mod z1 plus z2 is equal to root under of r1 square plus r2 square minus 2r1 r2, and that is equal to root under of r1 minus r2, nothing but this is equal to modulus of r1 minus r2, and this is nothing but mod of mod z1 minus mod of z2, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इससे तो हमेशा कम रहेगा क्योंकि मैक्सिमम है ये, और इससे इस वैल्यू से ज़्यादा रहने वाला है। दैट मीन्स the concept is modulus of z1 plus z2 always lie between mod z1 plus mod z2, and this value always greater than mod z1 minus mod z2। एक और बात जो यहाँ से हमें समझ में आती है कि mod z1 plus z2 मैक्सिमम तभी होगा जब उनके बीच में एंगल जो है वो, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 रहेगा, ठीक है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में यदि एंगल 0 है तो उस केस में जो है उनका जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका ये मतलब रह जाता है कि ओरिजिन यहाँ हो, z1 यहाँ पे हो मान लीजिए, और z2 कहीं यहाँ हो, मतलब इफ z1 and z2 lie in the same side of origin, same side of origin, then mod of z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2, मतलब अपने मैक्सिमम पे होगा क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 होगा। ये एंगल मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि थीटा 1 है z1 का, और वो थीटा 2 है z2 का एंगल, तो दोनों तो बराबर ही है ना, z1 का भी एंगल और z2 का भी एंगल बराबर है, और यहाँ पे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इस केस में 0 आएगा, और इसीलिए जब 0 आता है तो उस केस में मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है वो mod z1 प्लस mod z2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके का फिगर होना चाहिए, लाइक z1 एंड z2 बोथ लाई इन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से एक लाइन में तो रहेगा ही, एक ही लाइन में रहेगा और सेम साइड में रहेगा। z1 z2 लाई इन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन, एंड ओरिजिन लाइक o z1 एंड z2 आर कोलिनियर होंगे, ठीक है ना, तभी ये
अपने मैक्सिमम पे होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है ना, एक लाइन में आ जाएगा। मिनिमम कब होगा? जब एंगल दोनों का पाई बनता हो। तो ये कब होता है? लाइक मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये कब हो जाएगा? जब Z1 एंड Z2 जो है और ओरिजिन सेम ही लाइन में हो, ओरिजिन Z1 और Z2 ये तीनों सेम लाइन में हो, मतलब कोलिनियर हो, ये तो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ ओरिजिन के अपोजिट साइड में हो दोनों, एक इधर है तो दूसरा इस साइड होना चाहिए। Z1 यदि इधर है तो Z2 इधर होगा। तो इस केस में कितना एंगल बनेगा? ये मान लीजिए इसको मैं θ1 कह रहा हूँ और ये एंगल कितना है? θ2 है। तो आप देख रहे हैं θ1 माइनस θ2 करेंगे तो पाई या तो माइनस पाई कुछ भी आना चाहिए, राइट। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कुछ भी हो सकता है, 3 पाई माइनस 3 पाई, है ना। तो उस तरीके का केस होना चाहिए। θ1 माइनस θ2 जो है वो पाई या माइनस पाई इस तरीके से आना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है किसको मैं θ1 कह रहा हूँ। यदि बड़ा वाला एंगल को मैं θ1 कहता और छोटे वाले को θ2 कहता तो उस केस में θ1 माइनस θ2 पाई लिख रहा होता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझना है हमें और फिर हम ये लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट Z1 माइनस Z2 का भी जो है वो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इसके बीच में ही वो भी रहता है, ठीक है। प्लस भी और माइनस भी दोनों केसेस में कॉन्सेप्ट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसी बात को ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज सेम एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ पॉइंट है, मान लीजिए ये पी है जिसको मैं Z1 कह रहा हूँ, और ये क्यू पॉइंट है जो कि क्या है? Z2 है। ये जो OP वेक्टर और OQ वेक्टर होगा ना, OP वेक्टर को मैं Z1 और OQ वेक्टर को Z2 कह सकता हूँ। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो जैसे कि वेक्टर में क्या होता है ना, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो होता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? यदि ये OP है और ये OQ, यदि ये दोनों ही जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको यूज करके यदि मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है ना, OP को और OQ को यूज करके एक पैरेललोग्राम बना लिया, तो OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, ठीक है ना, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर जो होता है वो उसका रिजल्टेंट, लाइक OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर कहाँ पे होता है? ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट OP, दिस मान लीजिए OR है ये, तो OR वेक्टर कितना होता है? OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, एंड दैट सिंपली मींस इट मस्ट बी Z1 प्लस Z2। तो ये Z1 प्लस Z2 ये होगा, यहाँ पे होगा। ये Z1 है और ये Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 कहाँ होता है? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसका अपोजिट, ये ओरिजिन, और ये होगा Z1 प्लस Z2। इसका मतलब Z1 यदि x1 प्लस i/1 है और Z2 जो है वो x2 प्लस i/2 है, तो ये Z1 प्लस Z2 है, तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2। और इसी लॉ को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं, और यही मैथमेटिकली जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का जो यदि ये P पॉइंट x1 प्लस i/1 है, Q पॉइंट x2 प्लस i/2 है, तो इनका जो एडिशन होगा x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2, वो कहाँ लाई करेगा? पैरेललोग्राम OP और OQ को यूज करते हुए जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसका अपोजिट वाला वर्टेक्स, इधर वाला नहीं, उसका अपोजिट वर्टेक्स Z1 प्लस Z2 होगा। तो यहाँ पे ये जो O से लेके R तक का जो डिस्टेंस है OR, उसको हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू R। OP कितना होगा? वो ऑब्वियस सी बात है, Z1 पॉइंट है P, तो वो होगा मॉड Z1, और OQ कितना होगा? वो होगा मॉड Z2। समझ रहे हैं बात? ये है मॉड Z1, इसको कहेंगे दिस इज नथिंग बट मॉड Z2, ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, और ये जो है वो कहलाएगा मॉड Z1 प्लस Z2। और ये मॉड Z1 है
तो ये भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, लाइक ओ क्यू एंड पी आर मस्ट बी सेम। तो ये कितना लिख सकता हूँ, मॉड जेड टू लिख सकता हूँ। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ओ पी आर, ट्राइंगल का कुछ लॉ होता है। ट्राइंगल का लॉ होता है कि ट्राइंगल में जो दो साइड्स होते हैं उनका सम तीसरे साइड से ज्यादा होता है, मतलब इनका यदि हम सम करें, since we know in a triangle that OP plus PR is always greater than OR। समझ रहे हैं बात? तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि OR must be less than OP plus PR, OP plus PR, and that OR is nothing but mod of Z1 plus Z2, and that must be less than OP, that is mod Z1 plus PR that is mod Z2। तो ये कंडीशन है। इक्वल टू की जो कंडीशन है वो तब होल्ड होती है जब ट्राइंगल नहीं बनता, मतलब लाइन तीनों पॉइंट कोलिनियर हो। लाइक mod Z1 plus Z2 mod Z1 plus mod Z2 के बराबर कब हो जाता है, जब मैंने अभी बताया था कि यदि तीन पॉइंट इस तरीके से हो, ओरिजिन Z1 और Z2 इस तरीके से जब हो जाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता है। लाइक ओरिजिन Z1 एंड Z2 लाइक इन द सेम लाइन, देन दैट मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2। टॉपिक इज properties of argument of a complex number, argument of a complex so let Z1 and Z2 are two complex numbers, then first property क्या है आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2 plus 2k pi where k is any integer। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो जनरल आर्ग्यूमेंट होते हैं उसमें हम 2k pi ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो होता है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करता है, और उसके लिए हम उसके अंदर 2 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई ये सब ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं यदि वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं कर रही हो तो, बाहर हो तो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, लेकिन ये फॉर्मूला है और ये कहाँ से आया हुआ है वो देख लेते हैं। कि मान लीजिए कि Z1 जो है वो R1 e to the power I theta 1 है, यूलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और Z2 जो है वो है R2 e to the power I theta 2। तो Z1 into Z2 जो होगा वो हो जाएगा R1 R2 e to the power I theta 1 into e to the power I theta 2, और यहाँ से हो जाएगा R1 R2 e to the power I tan theta 1 plus theta 2। तो यहाँ से जो है वो हम कह सकते हैं कि Z1 into Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो कितना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा, और थीटा 1 किसका आर्ग्यूमेंट है, Z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है। सो दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड थीटा 2 इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। हाँ, 2k पाई क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज इट मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है, इसलिए प्लस 2k पाई करना होता है। k की वैल्यू 0 लेंगे यदि ये दोनों का सम करने से भी माइनस पाई से प्लस पाई के बीच का ही नंबर आ रहा हो, तो यदि उससे ज्यादा हो जाता है तो हम 2 पाई माइनस करेंगे, या कम हो जाता है तो माइनस 2 जो है माइनस 2 पाई ऐड करेंगे, वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये फॉर्मूला है, इसी को समझिए। ये तो दो में है, तीन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2 Z3 तो यही इस तरीके से लॉग की तरह, लॉग में जो फॉर्मूला हम करते हैं ना उसी की तरह हमें यूज करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 प्लस 2k पाई फिर के इंटीजर, ये फॉर्मूले हैं। n होंगे तो इसी तरीके से n वाले में हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक यू कैन इजीली से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 and so on to Zn is equal to argument of Z1
प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस ऑन टू आर्ग्यूमेंट ऑफ zn प्लस 2k पाई, where k is इंटीजर। ये फॉर्मूला बन गया जिसको हमें याद रखना है। और यहीं से दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट। इन जनरल ये आप कितने भी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा सकते हैं। इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी कॉन्सेप्ट है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर? आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n कितना होता है? n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। तो ये भी log की तरह ही है। log m टू द पावर n कितना होता है? n log m होता है। तो आर्ग्यूमेंट log की तरह आप उसके फॉर्मूले को याद रख सकते हैं बहुत इजीली। प्लस 2k पाई यहाँ पे ऐड करना है जिससे कि k बिलोंग्स टू इंटीजर हो, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट होता है ना उसकी जनरल वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं और 2n पाई प्लस थीटा। तो वहाँ पे ये जो है वो अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाए। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम हमेशा निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना उसमें इंटरेस्टेड होता है। तो k की वैल्यू अकॉर्डिंगली लेनी है जिससे कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो -पाई टू +पाई है। क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे तो समझ में आएगा। थर्ड नंबर इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई अगेन we take but k belongs to integer। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूले हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस आई इंटू √3 प्लस आई। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड दैट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई इंटू √3 प्लस आई। क्लियर? ऐसे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं फॉर्मूले लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आई। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो ये π/4 देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और tan इनवर्स y/x आपको आता है निकालना। निकाल करके देखिए π/4 और इसका कितना आएगा? π/6 आएगा। ठीक है? प्लस 2k पाई यहाँ पे लिख लेना है साथ में। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे यदि इसकी इन दोनों का सम करके ये पाई से बड़ा हो जाता है तो हम उस कंडीशन में k की वैल्यू -1 लेते हुए इसको उसके अंदर लाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, तो 4 और 6 इसका जो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 जा 12, 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2k पाई, एंड दैट इज नथिंग बट 5 पाई/12 प्लस 2k पाई। ओके, यहाँ देखिए 5 पाई/12 जो नंबर है वो तो पाई से कम ही है, इट इज लेस देन। जब तक यहाँ पे 12 से कम नंबर रहेगा ऊपर में तब तक ये पाई से कम रहेगा। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई/12 और यहाँ पे मैंने k की वैल्यू 0 जो है वो चूज करी है इसके लिए, है ना? समझ रहे हैं बात? लेकिन कभी कभी जो है ना नंबर वो इस तरीके से होता है कि ये जो है वो पाई से ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस आई इंटू √3 प्लस आई और यहाँ पे है 1 प्लस आई टू दी पावर 4 क्लियर इंटू √3 प्लस आई। अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक, अब मैं कैसे निकालूंगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू दी पावर 4 इंटू √3 प्लस आई, और ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई टू दी पावर 4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आई। दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई। फॉर्मूले लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखना है। √3 प्लस आई ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई π/4 प्लस π/6। तो ये कितना प्लस 2k पाई लिख लेना है अकॉर्डिंगली, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ कट गया एंड इट इज पाई प्लस π/6 प्लस 2k पाई, एंड दैट इज नथिंग बट 7 π/6। पाई प्लस π/6 इज 7 π/6 प्लस 2k। अब ये नंबर आप देखिए
ये जो नंबर है वो क्या हो गया है, पाई से बड़ा हो गया है, जबकि जो आर्ग्यूमेंट होता है ना उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहना चाहिए, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे मैं k का वैल्यू क्या चूज करूँ जिससे कि ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आ जाए, तो दैट इज -1। तो ये हो जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा हो जाएगा 7 पाई बाई 6 एंड k की जगह -1 दैट इज -2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 7 -12 दैट इज -5 पाई बाई 6। अब ये जो नंबर है ना वो इसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच का नंबर है -5 पाई बाई 6। तो इस तरीके से इस केस में हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, k की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम जो है वो चूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं दो कॉन्सेप्ट मॉड्यूलस पे और आर्ग्यूमेंट पे जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स नंबर में बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग जो है वो असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करिए। कोई भी डाउट होने से वीडियो कॉल से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो फ़ोन से जब आप वीडियो देख रहे हो और कुछ समझ में ना आए तो भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।